हेलो डॉक्टर्स, वेरी गुड इवनिंग। तो हम जो है एक अपना नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैनल का जो पर्पस है, जो मोटिव है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए, जो अपकमिंग जनरेशन के वैद्य हैं उनके लिए एनसीएसएम के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसको कवर करना है, टॉपिक वाइज कवर करना, और जो भी उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स उनको एज इट इज़ कवर करना है। होता क्या है कि जब हम लोग अपनी यूजी कर रहे थे तो उस टाइम पे भी जो हमारे टीचर्स जैसे हमें पढ़ाते थे तो वो बीच में से टॉपिक्स उठाते हैं या फिर उनके फ्लो में जो चल रहा होता है ज़्यादातर उन वैसे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट ये रिक्वायर्ड रहता है कि जो सिलेबस एनसीएसएम ने बनाया गया है, जिस तरह से बनाया है उसको उसी फ्लो में पढ़ाया जाए, क्योंकि उससे एक फ्लो जो है वो बच्चे का डेवलप हो जाता है। पहले वो बेस से पढ़ना शुरू करता है और फिर धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जो है एक स्टूडेंट मूव करता है। ठीक है? तो हमारा जो मोटिव है वो इतना ही है कि कोई भी जो स्टूडेंट है उसके लिए वो ईज़ी हो जाए सिलेबस को कवर करना, बेस से स्टार्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वो भी समझ में आ जाएँ। और आयुर्वेदिक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब प्लस टू करके आते हैं बच्चे तो प्रॉपरली उनके पास मॉडर्न जैसे फिजियोलॉजी, मतलब उनको फिजिक्स एनाटॉमी फिजिक्स पता होती है, केमिस्ट्री पता होती है, बायोलॉजी पता होती है, लेकिन एक आयुर्वेदा जो है एक डिफरेंटली एंटायरली डिफरेंट एक सब्जेक्ट आ जाता है। और इसके फर्स्ट ईयर में इसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के बाद, जैसे हम दोष धातु मल ये सब पढ़ने के बाद में जब सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स आते हैं तो यहाँ से मेन जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ाना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हम जो है ये चैनल हमने बनाया है ताकि हम सिलेबस वाइज जो हम पढ़ें इवन के आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स में उसको हम क्लिनिकली यूज़ कैसे कर सकें अपने डेली लाइफ में। तो सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मेन एम एक ही है कि जो भी डॉक्टर हैं उनको एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर तक उन्हें डायग्नोज करना आ जाए पेशेंट के ऊपर। ठीक है, कि पेशेंट को बीमारी कौन सी है। तो हम अपनी इन सीरीज़ के साथ हमारा यही एक एम रहेगा कि हम इसको अच्छे से, जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ाएं, ताकि जब आपके सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस ये कवर हो जाए आप लोग एटलीस्ट डायग्नोज कर पाएँ पेशेंट के सिम्टम साइंस को देखने के बाद में। ठीक है? और हम जो है ये जो सिलेबस हम कवर करवाएँगे फर्स्ट ईयर का अभी हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो बहुत बेसिक रहता है और ज़्यादातर बच्चों को वो समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती भी नहीं है। मेन जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है वो आती है सेकंड ईयर से। और अभी जो एनसीईएसएम ने सिलेबस चेंज किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं पहले ओल्ड सिलेबस के मुकाबले में, जो कि अच्छी भी हैं। इसमें जो एक मेन चेंज हुआ है वो है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में क्या किया इन्होंने कि पहले आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ते थे, लेकिन अब आपको उसको मॉडर्न के साथ कोरिलेट करने के लिए थोड़ा-सा इन्होंने दिया है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है जब आप आयुर्वेद के टर्म्स को मॉडर्न के टर्म के साथ कुछ कंपेयर करके पढ़ लेते हो, क्योंकि एक तो जो स्टूडेंट है वो अपने माइंड में एक इमेजिनेशन कर सकता है कि हाँ ये आयुर्वेद की जो ये बीमारी है वो इस तरीके से होगी। तो ये एनसीएसएम का एक अच्छा स्टेप है। तो ज़्यादा आगे हम इसके डिटेल्स में नहीं जाते हुए हम अपना सिलेबस जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इस सब्जेक्ट उठाया वो है रोग निदान। रोग निदान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है। रीज़न क्या है कि फर्स्ट ईयर में बेसिस पढ़ने के बाद जो एक क्लिनिशियन होता है, जो एक डॉक्टर होता है, उसका मेन काम यही है कि डायग्नोस करो और फिर ट्रीट करो। ठीक है? बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं द्रव्य गुण, रसशास्त्र, ये डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए रोग निदान इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम सबसे पहले रोग निदान के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने रोग निदान के फर्स्ट चैप्टर से। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रोग निदान का है, अच्छा जिन भी बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप रोग निदान की बुक लेना चाहते हैं तो डॉक्टर बीके सेवतकर सर और डॉक्टर प्रभजोत कौर, इनकी एक बुक है द टेक्स्ट बुक ऑफ रोग निदान एंड विकृति विज्ञान। अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें एज़ पर सिलेबस, एज़ पर टॉपिक ए टू जेड चीज़ें कवर की हुई हैं। अलॉन्ग विद एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, ये चीज़ें इसमें सारी कवर कर रखी हैं। तो आप अगर बुक लेना चाह रहे हैं सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रोग निदान के लिए आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है?
तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रोग निदान, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। देखो, अगर आप स्टार्टिंग में अगर इसका आप हेडिंग ही देखोगे, आपको पता लगेगा रोग निदान एक आयुर्वेदिक टॉपिक है, और जो इसके साथ में 2 टॉपिक्स ये दिए हैं, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये मॉडर्न का पार्ट है। तो यहाँ पे ही आपको इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है कि कोई भी स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में एंटर हो चुका है, पहले वो आयुर्वेदिक जो पैथोलॉजी है उसको पढ़ेगा, और फिर वो मॉडर्न पैथोलॉजी के साथ कैसे हम उसको देख सकते हैं, वो हम साथ ही में इसी चैप्टर में हम जो है वो उसको देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो ऑथर होता है, ऑथर कोई भी बुक लिखता है तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसका सेकंड पैराग्राफ है, ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ऐसे ही दे रखा है उन्होंने जस्ट पेजेस बढ़ाने के लिए। हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड होती है। तो जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ अगर दिया हुआ है, कोई भी पैराग्राफ, तो उसका क्या मतलब, बताने का क्या उसका मंतव्य क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये जो बुक पढ़ाऊँगी आपको मैं लाइन बाय लाइन, या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई हुई है वो सारे कवर करेंगे हम। जो चीज़ मुझे लगेगा कि हाँ, ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसका ब्रीफ रिव्यू जो है आपको वहाँ पे साथ के साथ देती रहूँगी। हम नोट्स से भी पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि नोट्स के द्वारा आपको कोई भी चीज़ पढ़ा देते हैं कि रोग निदान क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नोट्स जो है कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से बनाता है, ठीक है। किसी किसी पर्सन के लिए, किसी वैद्य के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो दूसरे के लिए वो जो सेम कॉन्सेप्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। और नोट्स बनाते वक्त क्या होता है, हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो छोड़ छूट जाते हैं कई बारी, जो कि क्लिनिकली बहुत काम के होते हैं। तो इसीलिए मैं बेटर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल वो है कि बुक से पढ़ना बेटर रहता है एज़ कि हम नोट से पढ़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे मंगलाचरण किया है ऑथर ने। इसमें जो हमारी माधव निदान है, जहाँ से, जो कि रोग निदान का मेन ग्रंथ हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे क्या, सबसे पहले जो मधुकोश टीकाकार हैं, जो माधव निदान जिन्होंने लिखी है, तो वो सबसे पहले जो उनके आराध्य भगवान हैं शिव जी, उनको प्रणाम करते हैं। तो उनके लिए ये श्लोक है, प्रणम्य जगदुत्पत्ति स्थिति संहार कारणम स्वर्गपवर्गयो द्वारम त्रैलोक्य शरणम शिवम। इसमें आपको 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लाइन है वो कौन से शास्त्र में दी हुई है, तो ये माधव निदान में दी हुई है। प्रणम्य मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो जिसने जगत की उत्पत्ति करता है, जो जगत को स्थित रखता है मतलब बनाए रखता है, और जो जगत का संहार भी कर सकता है मतलब उसको ख़त्म भी कर सकता है, और जो स्वर्ग का और अपवर्ग का, स्वर्ग का और मोक्ष के द्वार का, तीनों लोगों का जो शरण दाता है शिव जी, उसको ऑथर जो है वो प्रणाम करता है। उसके बाद आता है रोग निदान का परिचय। तो रोग निदान का परिचय, रोग निदान के मतलब, देखो रोग निदान वर्ड ही आपको बता रहा है, रोग प्लस निदान। रोग का मतलब है डिजीज, ठीक है। निदान का मतलब होता है डायग्नोस। तो जब आप किसी भी चीज़, कोई भी रोग का डायग्नोस करना, वो इस जो ये सब्जेक्ट है इसका मेन टॉपिक है, ठीक है। अब रोग निदान को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम मनुष्य को स्वास्थ्य दे सकें और रोगों से उसे मुक्त कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे रोग निदान का अर्थ बताते हैं। रोग निदान का अर्थ है रोगों के कारणों को समझना, मतलब किस वजह से कोई रोग जो है वो डेवलप हो रहा है, किस वजह से कोई एक रोग जो है वो पैदा हो रहा है, फिर उन कारणों को विश्लेष करना, उन कारणों को समझना, उनको एनालिसिस करना कि एक पर्टिकुलर रोग के ये डिजीज़ के कारण है। फिर उन्हीं कारणों को हम क्या यूज़ करेंगे, उनका हम यूज़ करेंगे कि उन कारणों को कोई भी जो एक पेशेंट है, एक जो बंदा है, उसको वो छोड़ सके। जब आपको किसी डिज़ीज़ के रीज़न्स पता होंगे तभी तो आप उनको छोड़ पाओगे ना। तो इसीलिए रोग के निदानों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? ताकि उन जो निदान निकल के आए हैं, जो उस रोग के रीज़न्स निकल के आए हैं, उनको हम उनके ऊपर और रिसर्च कर सकें कि हाँ, यही सच में यही रीज़न्स हैं किसी डिज़ीज़ के, और फिर उनका समाधान भी किया जा सके, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आता है आयुर्वेद की परिभाषा दी हुई है, और इसके बाद आयु की परिभाषा दी हुई है। आयुर्वेद की परिभाषा क्यों दे रहे हैं? हमें पता है रोग निदान एक आयुर्वेद का ही पार्ट है। तो आयुर्वेद क्या है? जिसमें हितकर आयु, अहितकर आयु, सुख आयु और असुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया हुआ है, वो आयुर्वेद है। देखो, हितकर आयु और
ये जो चारों वर्ड्स हैं आपको कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे कि सब सेम सेम तो हैं, फिर अलग अलग क्यों बताया हुआ है, मतलब हितकरी तो सुख है, अहितकरी तो असुख है, ऐसा लगता है बच्चों को। ऐसा नहीं है। हितकर आयु का मतलब होता है जो आपके लिए हित चीज़ें हैं, मतलब जो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके बॉडी के लिए गुड वो है, सही सही जो विधि हैं उनको हित बोला गया है। जैसे कि बताया है कि मधु का सेवन बिल्कुल आपको मधु जो है वो दही के मधु का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। जैसे बताया है कि दही रात में नहीं खाना है, ठीक है, दही रात में नहीं खाना है। तो ये क्या हो गया, एक अहितकर संदेश है, मतलब कि हमें बता दिया कि हाँ ये चीज़ आपके लिए अहितकर है, ये आपको नहीं करनी है। ऐसे ही बताया हुआ है कि मधु और घी दोनों को इक्वल मात्रा में सेवन नहीं करना, ये आपको अहितकर संदेश दे दिया ये भी कि हाँ ऐसा आपको नहीं करना। फिर बताया है कि दही आपको जो है वो बिना मूंग की दाल के नहीं खानी है, ठीक है, ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो जो भी हितकर चीज़ें बताई हुई हैं, जो आपकी आयु के लिए हितकर है, जो आपको जीवित रहने के लिए बताई हुई हैं जिस शास्त्र में, उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं, जहाँ पे हितकर बताई हैं। और इन्हीं के अपोज़िट जहाँ पे अहितकर चीज़ें बताई हैं, वो भी आयुर्वेद है। फिर यहाँ पे सुखायु और दुखायु का कांसेप्ट क्या है? सुखायु मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं हमारी, जैसे हमारा आयुर्वेद बताता है कि आपको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सुखी रहने के लिए, मतलब मेंटल, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की, आप वहाँ से भी सुखी रहें। तो उन चीज़ों को, उनके बारे में जो आयुर्वेद में बताया गया है वो सुखायु और वो दुखायु या असुखायु इनको कहते हैं। तो इन चारों चीज़ों के बारे में हमें आयुर्वेद बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयुर्वेद की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आती है आयु की डेफिनेशन। आयु क्या होती है? जब शरीर, मन, आत्मा और इंद्रियां, इनका आपस में संयोग रहता है तो उसे आयु कहते हैं, ठीक है। चारों का संयोग होना ज़रूरी है, शरीर का, इंद्रिय का, सत्व यानी कि मन का, आत्मा यानी कि आत्मा का। तो इनका संयोग होगा तभी जो कोई भी पर्सन है वो जीवित रहेगा, यानी कि उसकी जो आयु है वो बनी रहेगी। ठीक है, अब अगर इनमें से किसी भी एक में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई शरीर का रोग हो गया, इंद्रिय का रोग हो गया, या मन का हो गया, या आत्मा का हो गया, तो आपकी जो ये आयु है वो क्या हो जाएगी, आयु आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि आपको जो है वो रोग उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आयुर्वेद के बारे में क्यों बताया था ऊपर? क्योंकि रोग निदान आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। आयुर्वेद का वर्णन करने के बाद यहाँ पे आयु का वर्णन बता दिया, क्योंकि हमें आयु को मेंटेन रखना है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें इन चारों चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ेगा। और इन चारों चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए जो इनको ख़राब करने वाली चीज़ है, यानी कि जो रोग हैं, उनसे बचना होगा, और उसी को पढ़ने के लिए फिर हमें क्या पढ़ना होगा? रोग निदान पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आयु बताए गए हैं। उसके बाद आ जाता है रोग निदान। तो यहाँ पे 2 श्लोक बताए गए हैं। पहला है रोगस्तु दोष वैषम्यम, दूसरा है विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते। पहले का मतलब क्या है कि दोषों की विषमता ही रोग होना है। मतलब जब हमारे वात पित्त कफ दोष जो है वो विकारिक हो जाते हैं, मतलब अपने प्राकृतिक स्वरूप को छोड़ देते हैं, उनमें दुष्टि हो जाती है, तभी रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। पहली डेफिनेशन ये है जो कि अष्टांग हृदय में बताई गई है। दूसरी डेफिनेशन जो चरक बताते हैं वो ये है कि धातुओं में विषमता जब होती है, जब हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो धातुएं बताई गई हैं, अगर धातु मतलब टिश्यूज, अगर हमारी बॉडी के टिश्यूज में दुष्टि होती है तो उनको उसने विकार बोला जा रहा है चरक ने। और इन्हीं धातुओं के, इन्हीं टिश्यूज अगर ये हमारे साम्य प्रकृति में रहते हैं, मतलब नॉर्मल प्राकृतिक गुणों में रहते हैं, तो उसे प्रकृति बोला है, मतलब वो हमारा नेचुरल और नॉर्मल बॉडी की कंडीशन है। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हमें रोग की पता लगती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे दोषों की विषमता को बोला गया है कि दोषों की विषमता रोग है। यहाँ पे बोल दिया कि धातुओं की विषमता रोग है। तो दोनों में ये तो मतलब आपको कन्फ्यूजन होगा कि किसकी विषमता को अब रोग बोलना है। तो देखो यहाँ पे फिर थर्ड बता रहे हैं वो कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि दोष, धातु और मल, ये तीनों ही शरीर का मूल है, ठीक है।
तो सिर्फ दोष में प्रॉब्लम आ जाएगी तो भी रोग हो सकता है, धातु में आ जाएगी तो भी रोग हो सकता है, और मल में आ जाएगी तो भी रोग हो सकता है। जैसे एक बिल्डिंग के 3 पिलर्स होते हैं ना, मिनिमम 3 पिलर्स चाहिए होते हैं किसी भी बिल्डिंग को खड़े रहने के लिए। एक भी पिलर में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उस बिल्डिंग के जो अस्तित्व है उस पे आप कह सकते हो कि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसी प्रकार से अगर कोई दोष में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे धातु में आ जाए, चाहे मल में आ जाए, किसी भी जगह प्रॉब्लम आएगी तो कोई भी जो शरीर है वो रोगी हो सकता है। ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि दोषों की विषमता रोग कहलाएगी या धातुओं की विषमता। दोनों ही आचार्यों का देखने का नज़रिया अलग-अलग है। ये तीनों ही पिलर मूल हैं शरीर के, और तीनों की विषमता से ही रोग जो है वो हो सकता है। ठीक है? फिर यहाँ पे बताया गया है कि शरीर की, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वही बताया इन्होंने, कि शरीर की वृद्धि और क्षय, मतलब शरीर का बढ़ना या शरीर में क्षय होना, मतलब शरीर का कमज़ोर होना, वो इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये प्राकृतिक रहेंगे तो शरीर क्या होगा, वृद्धि की ओर जाएगा। अगर ये विकृत रहेंगे तो शरीर क्या जाएगा, क्षय की तरफ जाएंगे। और ये जो तीनों है ये क्या है, शरीर के स्तंभ है। ठीक है? दोष जो होते हैं वो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो भी फिजियोलॉजिकल चीज़ें चल रही हैं हमारी बॉडी में, वो सब दोष नियंत्रित करते हैं। धातुओं हम टिश्यू को बोलते हैं, ठीक है? जो हमारे टिश्यूज़ क्या करते हैं, हमें बनाए रखते हैं, मतलब बॉडी को एक संरचना, एक ढांचा देते हैं, एक शेप एंड साइज़ देते हैं, ठीक है? तो वो धातुएँ बनाए रखते हैं। और जो मल होते हैं ये वेस्ट मटीरियल्स होता है, अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटीरियल्स होते हैं। ये मल जो है वो एक फिज़िकल फ़ॉर्म है। मल के अंदर बहुत सारे अ, मतलब वेस्ट मटीरियल्स हैं। तो मल बेसिकली क्या कर रहा है, बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। जो बॉडी के विषाक्त तत्व हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में योगदान दे रहा है, ठीक है? तो और इन तीनों का संतुलन ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर इनका असंतुलन हो जाता है तो रोगों का यही जो है वो मूल कारण है, ठीक है? तो रोग निदान का मेन विषय क्या हो गया अब, दोषों की, धातुओं की और मलों की, इन तीनों की विकृत अवस्थाओं का ज्ञान करना। हमें ये पता लगाना कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता लग जाएगा कि हाँ दोष विकृत हो गए हैं, या धातु विकृत हो गए हैं, या मल विकृत हो गए हैं। तो इन्हीं कंडीशंस का पता लगाना, इन्हीं लक्षणों का पता लगाना, यही रोग निदान का विषय है। और अगर आप इन चीज़ों का पता लगा लोगे कि किसी लक्षण को देख के अगर आपको पता लग जाए कि अगर कि कौन सी धातु में दृष्टि आ रखी है, तो आप उसको उसकी चिकित्सा करने में प्रॉब्लम जो है वो आगे नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते ही हो। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं। पहला है स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है रोगी के रोग की चिकित्सा करना, ठीक है? अब पहला जो प्रयोजन है स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये तो जब हम दिनचर्या, ऋतुचर्या इनको फ़ॉलो करते हैं तब वो प्रयोजन हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन सेकंड प्रयोजन को पूरा करने के लिए जो मेन विषय हमें या जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए वो है रोग निदान। ठीक है? क्योंकि सेकंड हमारा प्रयोजन क्या है? आतुर के विकार का शमन करना, और शमन तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपको रोग का ज्ञान होगा। तो इसीलिए यहाँ ये क्या बता दिया इन्होंने, रोग विज्ञान का महत्व बता दिया, ठीक है? तो द्वितीय प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए रोगों का निदान बहुत महत्वपूर्ण है। और रोग निदान देखो, यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है? और यहाँ पे ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट और पेशेंट दोनों के बीच में जो ये कड़ी है, ये क्या है? डायग्नोसिस, ये है रोग निदान, ठीक है? तो रोग निदान क्या है? रोग और चिकित्सा के बीच की कड़ी है। और इसी के ऊपर अगर आपका सटीक डायग्नोसिस है, अगर आपने डायग्नोसिस बहुत अच्छा करा है, उसी के ऊपर ही आपकी चिकित्सा जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपने गलत डायग्नोसिस करा है तो आप चाहे जितनी भी अच्छी उसको चिकित्सा दे दो, पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है? और मॉडर्न में हम रोग निदान को ही क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है? फिर ये बोल रहा है किसी भी रोग के निदान को समझने से पहले, किसी भी रोग का अगर आपने डायग्नोसिस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि रोग को मतलब डिजीज़ किन चीज़ों की वजह से होती है, ठीक है? अब मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में डिजीज़ कैसे उत्पन्न होती है? अगर बॉडी के किसी टिश्यू में प्रॉब्लम आ जाए, बॉडी की फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाए, या मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? फिजियोलॉजी मतलब कोई क्रिया, जो हमारी क्रियाएँ चल रही हैं बॉडी में उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर जो हमारे ऑर्गन हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाए, जैसे लीवर में स्वेलिंग हो गई, तो इन चीज़ों की वजह से रोग हो जाता है, ये हमें पता है।
आयुर्वेद में भी ऐसे ही है। आयुर्वेद में क्या है, जो हमारे शरीर के मूलभूत हमने पीछे जो डिस्कस करे हैं, दोष धातु मल, अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर रोग जो है वो हो जाते हैं। और रोग निदान में हम इन्हीं आधारभूत चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से रोग जो है वो उत्पन्न हो सकता है। वो कौन कौन से आधारभूत दोष दोष आधारभूत चीज़ें, एक है दोष धातु मल, स्रोतस, आश्य। इनकी विकृत अवस्थाओं को जान के हम रोगों का निदान जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। रोग निदान एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य विषय है, मतलब ये एक ऐसा विषय है जिसको बिना पढ़े आप चिकित्सा नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही ऐसा विज्ञान है जिसको अच्छे से आप पढ़ के फिर पेशेंट की अच्छे से चिकित्सा, मतलब परीक्षा करके उसको अच्छे से एग्जामाइन करके फिर आप चिकित्सा की तरफ जो है आप जा सकते हो। तो रोग निदान करके, या मतलब कि रोगी की परीक्षा करके रोग को आपने डायग्नोज कर लिया, एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे आके, यही चिकित्सा करने का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ही, अगर आप क्लिनिक में बैठे हो तो सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो फर्स्ट स्टेप ही क्या है, आपका रोग को डायग्नोज करना। ये हम सीखते हैं रोग निदान से। और अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हो तो आपको डायग्नोसिस आयुर्वेदिक पद्धति से आना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न में क्या होता है, जो हमारी मॉडर्न साइंस है वहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं, सीबीसी करवा लिया, एलएफटी करवा लिया, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवा लिए, और ब्लड टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से वो एक डायग्नोसिस बनाते हैं, या फिर सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया। तो मेजरली वो लोग क्या है, इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर वो लोग डिपेंड है। इन्वेस्टिगेशंस वो करवाते हैं, उनमें जो भी फाइंडिंग्स आती है उससे डायग्नोसिस बना के वो लोग ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है इसमें एज इट इज़ कोई ऐसी कोई कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। इसमें हमें पेशेंट स्पेसिफिक चीज़ें देखनी होती हैं। हर एक पेशेंट का दोष धातु मल, इनको बहुत ही बारीकी से हमें देखना होता है, तभी हम जो है वो किसी पेशेंट का डायग्नोसिस कर पाएंगे। अ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक उससे जब हम कर रहे हैं, तो आपने एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बना लिया, उसके बाद आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी चूज़ करनी है। तो उसके लिए आपको हेतु, दोष, दुष्य, अग्नि, आम, स्रोतस, इनको सबको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यही विषय जो है, इनको आप कैसे देखोगे, यही हमें रोग निदान में पढ़ना है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे हम आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि रोग निदान का जो वर्णन है वो हमारे कौन मिलता है, चरक में भी मिलता है, निदान स्थान जो दिया हुआ है, निदान स्थान जो है वो बेसिकली रोग निदान का टॉपिक है। और इसके साथ ही चिकित्सा में, चिकित्सा स्थान में रोग निदान के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में भी आता है, मतलब पूरा सुश्रुत संहिता भी रोग निदान को बताता है। अष्टांग में भी, जितने भी हमारे आयुर्वेद के शास्त्र हैं सब में रोग निदान का वर्णन आता है, ठीक है। और माधव निदान इसका मेन ग्रंथ माना जाता है। जब आप माधव निदान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि माधव निदान की चरक, सुश्रुत और अष्टांग में तो बता ही दिया था इन्होंने रोग निदान के बारे में। फिर अलग से ग्रंथ बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी माधव निदान को, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले वैद्य हैं, मतलब माधव निदान एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अल्प बुद्धि वाले भी अगर पढ़ लेंगे वैद्य, तो वो भी बहुत अच्छे से चिकित्सा जो है वो कर सकेंगे। तो अल्प बुद्धि वालों के लिए माधव निदान ग्रंथ की रचना जो है वो की गई थी। अब हम यहाँ पे बताते हैं ऑथर की समय के अनुसार अब जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, नई-नई डिजीज़ेज़ भी पैदा हो रही हैं। पहले हम ज्वर कहते थे, पहले ज्वर एक ही तरह का होता था, फिर विषम, हमने पढ़ा है कि विषम ज्वर है या फिर और भी बहुत तरह के ज्वर है। लेकिन अगर आप आज फ़ीवर को उठा के देखोगे, नई-नई डिजीज़ेज़ आ गई हैं जो कि हमारे ग्रंथों में तो लिखी हुई है ही नहीं, ठीक है। कितनी तरह के कैंसर्स आ गए हैं, कितनी तरह के मायोपैथीज़ आ गई हैं, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ आ गई हैं जो कि पहले के टाइम में नहीं थी। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी डिज़ीज़ का वर्णन हमारे ग्रंथ में है ही नहीं तो हम उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी पेशेंट को मस्कुलर डिस्ट्रॉफ़ी हो गई है, मतलब उसकी कोई पेशेंट है जिसकी कोई भी मसल जो है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से तो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कोई भी ऐसी डिजीज़ वर्णित नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे।
हमें कैसे पता लगेगा? हम जो है वो सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हमारे आचार्यों ने बताए गए हैं ना, दोष धातु मल, हम इन्हीं को देखेंगे किसी पेशेंट के अंदर, क्योंकि मेन विकृति तो इनमें ही हो रही है, डिजीज़ चाहे कोई भी पैदा हो जाए, ठीक है? तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि रोग विनिश्चय के लिए, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए माधव निदान की जो रचना है वो 7वीं शताब्दी में माधवकर आचार्य के द्वारा की गई थी। और ये बेसिकली किन के लिए की गई थी? अल्प बुद्धि वालों के लिए की गई थी, जो कि पूरे इन शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनकी बुद्धि अल्प है, वो इनका अध्ययन करने में जो असमर्थ है, उनके लिए माधव निदान की टीका जो है वो लिखी गई थी। और ये दो आचार्यों के द्वारा लिखी गई थी। एक उनमें से गुरु थे और दूसरे उन्हीं के शिष्य थे। गुरु जो थे वो श्री विजय रक्षित जी थे और उन्हीं के शिष्य श्री कंठदत्त शास्त्री थे, जिन्होंने ये माधव निदान जो थी वो लिखी थी, ठीक है? फिर आ जाते हैं रोग निदान के पर्याय। पर्याय मतलब सिनोनियम्स। तो रोग निदान को रोग विनिश्चय या फिर रोग निर्णय ग्रंथ भी कहते हैं। फिर आ जाती है रोग निदान की परिभाषा। परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको इसी पे आ जाता है कि रोग निदान की परिभाषा बताते हुए उसके महत्व को बताएं। तो यहाँ पे आपको परिभाषा के लिए अगर आप लर्न कर सकते हो तो आपको ये वाला श्लोक ज़रूर करना चाहिए लर्न। रोगाणां विशेषेण वातज साध्य साध्यत्व आदि रूपेण निश्चयो ज्ञानम येन स रोग विनिश्चयो ग्रंथ निबध्यते अभिधीयते। यानी कि रोगाणाम विशेषण मतलब वात आदि से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं और रोगों के साध्य असाध्य रूपों का निश्चय रूप से ज्ञान करने के लिए जो ग्रंथ लिखा गया है उसी को हम रोग क्या बोलते हैं? रोग विनिश्चय ग्रंथ उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रोग निदान से हमें क्या पता लगता है? एक तो रोगों के वात आदि भेदों का ज्ञान हो जाता है कि ये रोग वातज है, ये रोग पित्तज है, ये कफज है। तो रोगों के भेदों का ज्ञान हो जाता है कि वो कौन से दोष से उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, वो रोग साध्य है या असाध्य है। ऐसे जब हमने डिवीजन करनी होती है तो वहाँ पे भी रोग निदान जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब रोग विनिश्चय जो ग्रंथ है, रोग निदान जो ग्रंथ है, उसमें 2 चीज़ें मेन बताई हुई हैं। एक तो कि आपको पता लग जाए कि वो कौन से दोष से उत्पन्न हो रहा है रोग, और दूसरा कि वो रोग साध्य है या असाध्य है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी तो बहुत सारे टॉपिक्स हमें चाहिए होते हैं पैथोलॉजी पढ़ने के लिए। जैसे कि कोई भी डिज़ीज़ अगर हो रही है किसी पेशेंट में, तो उसके साइन और सिम्टम्स तो हमें चाहिए ही हैं ऑब्वियसली, कि क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इटियोलॉजी है, किन चीज़ों से वो पैदा हो रहा है वो रोग। इसके साथ ही उस रोग के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उपद्रव क्या हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर अरिष्ट क्या है? अरिष्ट होते हैं कि ऐसे कौन से वो सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से वो लक्षण हैं, मतलब जो बॉडी में पेशेंट की पैदा हो जाएँ, जिसके बाद हमें ये पता लग जाए कि अब इस पेशेंट की जो एज है वो कम ही बची है, मतलब वो पेशेंट अब ऑलमोस्ट मरने ही वाला है, ठीक है? फिर इससे हमें रोग निदान से निदान भी पता लगते हैं कि रोगों के क्या कारण हैं। फिर इनके लक्षणों का पता भी हमें लगता है, सूक्ष्म रूप से भी और विस्तार रूप से भी, डीपली भी, और मतलब उसको ब्रीफ रूप में भी पता लगता है। तो इसका जो ये विषय है ना रोग निदान, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा विषय है, ठीक है? और इसके हर एक जो आगे टॉपिक्स हैं ना, दोष धातु मल, ये आशय वगैरह, ये बहुत ही सूक्ष्म है, मतलब बहुत ही डीप डीप है। तो अ, इससे आप रोग निदान को आप हर किसी वैद्य से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है? जिसको इन सारी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान है ना, उसी वैद्य से आप रोग निदान जो है वो अच्छे से स्टडी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रोग निदान का महत्व आ जाता है। रोग निदान को क्यों पढ़ना है? इतना चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे वैद्यों को पता लग ही गया होगा कि रोग निदान हमें क्यों पढ़ना है। तो रोग निदान जो है वो इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक स्थान है, विशेष महत्व है आयुर्वेदिक चिकित्सा करने में। सिर्फ ये रोगों का मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि डायग्नोज कर लिया और फिर ट्रीट कर लिया। रोग निदान इसके लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि
प्रिवेंशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब आपको रोगों के कारण पता होंगे तभी तो आप पेशेंट को स्टॉप करोगे कि आप ये वाली चीज़ें मत खाओ, ठीक है। तो व्याधि के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रीट कर दो, और स्वास्थ्य के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप डिजीज़ को और पेशेंट्स में ना हो या उसी सेम पेशेंट में दोबारा वो डिजीज़ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी दोनों ही चीज़ों, दोनों ही दृष्टिकोणों से जो हमारा रोग निदान है वो इम्पोर्टेंट है। फिर क्यों इम्पोर्टेंट है? रोग निदान हमें ये बताता है कि रोग क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, ठीक है। फिर पहले बॉडी में कौन से चेंजेस हुए, इनिशियल चेंजेस क्या हुए, उसके बाद क्या चेंजेस हुए, सेकेंडरी चेंजेस। तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो भी बताता है हमें रोग निदान, ठीक है। जो व्यक्ति यहाँ फिर हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति रोग के कारणों को जानता है, उसके लक्षणों को जानता है और उन रोगों की औषधियों को भी जानता है, वही सही वैद्य है, वही जो है वो अच्छा वैद्य है। तो अच्छा वैद्य बनने के लिए आपको रोग निदान पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर में 24 श्लोक पढ़ते हो, यहाँ पे हेतु लिंग औषध ये बताया है, हमारा त्रिसूत्र बताया गया आयुर्वेद का, ठीक है। त्रिसूत्र क्या है? मतलब आपने बहुत ही ब्रीफली अगर आयुर्वेद को बताना है तो आयुर्वेद में 3 चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले बताए हुए हैं हेतु, हेतु मतलब जो व्याधियों के कारण है। फिर व्याधियों के लिंग बताए हुए हैं, मतलब जो उनके लक्षण हैं, जो उनके सिम्टम्स हैं। और थर्ड बताया हुआ है औषध। मेन आयुर्वेद में ये 3 चीज़ें ही बताई गई हैं, ठीक है। अगर आपको आयुर्वेद में बताना होगा, आयुर्वेद में बेसिकली क्या है, तो आप त्रिसूत्र से बता सकते हो कि आयुर्वेद में मेनली ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। अब इन त्रिसूत्र में भी जो 2 ये चीज़ें हैं, हेतु और लिंग, हेतु और लिंग विषय किसका है? ये रोग निदान का ही तो विषय है। ये आप डीपली रोग निदान में ही तो पढ़ते हो इन चीज़ों के बारे में। औषधि के बारे में तो हम काया चिकित्सा में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन त्रिसूत्र का जो 2/3 पार्ट है वो रोग निदान से ही कनेक्टेड है, जो कि इसकी महत्ता को बताता है कि रोग निदान कितना इम्पोर्टेंट विषय है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए लिखा हुआ है कि रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, यानी कि सबसे पहले किसी भी पेशेंट में आपने रोग की परीक्षा करनी है, उसके बाद अनंतर मतलब उसके बाद आपने औषधि की परीक्षा करनी है कि उस पेशेंट को कौन सी औषधि आपने देनी है। और इस प्रकार से जो ज्ञान पूर्वक जो भी वैद्य ऐसे चिकित्सा करता है ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, उसे हमेशा सिद्धि मिलती है। और जो बिना परीक्षा करे ही सीधा ट्रीटमेंट देने लग जाता है, उसको चिकित्सा की सिद्धि, उसको या फिर चिकित्सा में कभी भी बेनिफिट, कभी भी सक्सेस जो है वो नहीं मिलती है। फिर थर्ड इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन यो न अविष्यति तद्विद, मतलब हमें जो है अपना ज्ञान बुद्धि वाला प्रदीप लेके, मतलब एक दिया है, कौन सा दिया, जो कि हमारा ज्ञान रूपी दिया है, ठीक है। उसको जब तक हम लेके पेशेंट की बॉडी के अंदर हम नहीं जाते, उसकी अंतरात्मा में हम जब तक प्रवेश नहीं करते, पूरी परीक्षा करे बिना, तब तक हम चिकित्सा जो है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर ये बता रहे हैं कि रोगी परीक्षा, रोग की परीक्षा के साथ साथ रोगी की भी परीक्षा हम जो है वो रोग निदान में पढ़ते हैं। देखो मॉडर्न साइंस में क्या होता है, वहाँ सिर्फ रोग की परीक्षा की जाती है कि हाँ पेशेंट को फलाना फलाना बीमारी है और उसको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है वो दे दी जाती है। वो अगर टीबी के 10 पेशेंट आ रहे हैं उनके पास, उनका चाहे कितना भी वेट हो, एक पतला है, एक दुबला है, एक मॉडर्न है, एक की हाइट कम है, एक की हाइट बड़ी है, ठीक है, 10 पेशेंट को सेम ही ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाएगा, सिर्फ डोज आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। हमारे में क्या है कि हम पहले रोग की परीक्षा तो हम करते ही हैं, उसके साथ साथ हम रोगी की परीक्षा भी करते हैं। हम देखते हैं कि कौन से रोगी के लिए कौन सी औषधियाँ जो है वो सूटेबल रहेंगी। इसके लिए हम रोगी की प्रकृति की परीक्षा करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा प्रकृति, ठीक है। इसके बाद हम उसका वय भी देखते हैं कि उसकी एज क्या है, उसकी हम देखते हैं कि कौन से दोष उसमें ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है, जिसकी वजह से उसको बीमारी हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका सत्व क्या है, मतलब उसका मानसिक बल कितना है, सातम्य क्या है, उसको कौन कौन सी चीज़ें उसकी बॉडी को सूट करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन मॉडर्न जो साइंस है उसमें इस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो रोग निदान से ना सिर्फ हम रोग की परीक्षा करते हैं, बल्कि हम रोगी की भी परीक्षा जो है वो करते हैं इसमें, ठीक है। फिर
बिना रोग की परीक्षा किए, अगर आपने रोग की परीक्षा नहीं की या रोगी की परीक्षा नहीं की और डायरेक्टली ट्रीटमेंट आप करने लग गए, तो चिकित्सा करो या ना करो वो दोनों समान है, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस अच्छे से नहीं मिलेगी। फिर रोग निदान की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि रोग निदान को पढ़ने से दोष हैं, दुष्य हैं, मल हैं, स्रोतस हैं, इनकी विकलित अवस्थाओं का ज्ञान हमें होता है। रोग निदान से हमें शरीर की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान होता है। विभिन्न परिस्थितियाँ मतलब जब शरीर प्राकृतिक अवस्था में तो क्या बॉडी में क्या स्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है? बॉडी की फिज़ियोलॉजी कैसे चल रही है, और वही जब हमारी बॉडी विकलित अवस्था में है, जब दोष दूषित हो गया, उस टाइम पे बॉडी की फिज़ियोलॉजी कैसे चल रही है, तो इसका हमें जो ज्ञान है वो रोग निदान से ही होता है। फिर व्याधि उत्पत्ति कर निदान मतलब व्याधि को उत्पन्न करते हैं जो भी रीज़न्स, उनका ज्ञान हमें रोग निदान से होता है। फिर व्याधि विनिश्चय और सापेक्ष निदान। विनिश्चय मतलब एक होता है निश्चय, मतलब आपने डायग्नोस कर लिया कोई भी डिजीज़ को, ठीक है? डायग्नोस एक पेशेंट मान लो आपके पास नी पेन से आ रहा है। अब नी पेन वाला जो पेशेंट है उसको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। हो सकता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है उसे कोई और ऑटो इम्यून आर्थराइटिस हो, ठीक है? तो आपके पास एक रफ़ डायग्नोसिस है कि हाँ, रफ़ली ये डिसीज़ेज़ पेशेंट्स को हो सकती हैं। आगे जाके और फिर हम जब इनमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, हम जैसे मान लो उसका और आगे परीक्षा करते जाएँगे और देखते जाएँगे कि हाँ, इसको ओए ही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, आरए और कोई आर्थराइटिस नहीं है। तो ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम जो करते हैं कि एक पर्टिकुलर रोग ही पेशेंट को है कि नहीं, उसका जब हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं, देखते हैं वो, तो ये जो नॉलेज है, ये भी हमें रोग निदान से ही आती है। ठीक है? संप्राप्ति घटक संप्राप्ति घटक जो है वो चिकित्सा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका ज्ञान भी रोग निदान से ही होता है। संप्राप्ति घटक क्या होते हैं? देखो, संप्राप्ति क्या होती है? संप्राप्ति होती है कोई डिजीज़ कैसे उत्पन्न हो रही है, उसका जो प्रोसेस है वो संप्राप्ति है। जैसे कि अगर मैं मॉडर्न उसमें समझाऊँ आपको, मान लो आपने कोई फूड लिया जो कि पॉइज़नस फूड था, ठीक है? उससे आपको फिर वो पॉइज़न जो भी वो फूड था टॉक्सिन्स वाला, वो आपके स्टमक में गया, वहाँ जाके उसने इन्फ्लेमेशन करी। फिर उसके बाद पेशेंट को स्टमक एक हुआ, पेट दर्द हुआ, उसके बाद लूज़ मोशन लगे। तो इन्हीं जो ये प्रोसेसिंग चल रही है, इसमें जैसे स्टमक में क्या चेंजेज़ हुए, वहाँ पे अल्सर कैसे हुआ, तो ये जो पूरा डिज़ीज़ का प्रोसेस है, ये संप्राप्ति है, ठीक है? ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं दोष धातु मल के उससे, ठीक है? तो आपने कौन से ऐसे निदान लिए, कौन सा ऐसा खाना खाया जिससे फिर पर्टिकुलर एक दोष जो है वो दूषित हो गया। उस दोष ने एक पर्टिकुलर धातु को जाके दूषित कर दिया और एक पर्टिकुलर मल को शरीर के अंदर रोक दिया या मल को ज़्यादा निकाल दिया। फिर एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ पैदा हो गई और साथ में ये जो रोग पैदा हुआ, ये कौन से स्रोतस में उत्पन्न हुआ, जाके कौन-सा आशय इन्वॉल्व हुआ। तो ये चीज़ें जब हम जानते हैं, किसी भी रोग का प्रोसेस है ये एक पूरा, तो यही संप्राप्ति घटक है और इन संप्राप्ति घटकों का आपको जो ज्ञान है वो रोग निदान से ही होता है, ठीक है? तो एंड में आपको क्या पता लग रहा है कि रोग निदान क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद का एक पार्ट है और ये रोग और चिकित्सा के बीच की एक वो कड़ी है जिसका ज्ञान करे बिना आप चिकित्सा में सफलता पा ही नहीं सकते, और इसका ज्ञान वैद्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न में भी आप बिना डायग्नोस करे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मॉडर्न में ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रयोगशालीय जाँच मतलब ब्लड टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं दूरबीन वगैरह के लिए, लेकिन हमें जो है वो पेशेंट रोग और रोगी दोनों की जो परीक्षा है वो करनी पड़ती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 11th पॉइंट बताया कि व्याधित्व परिज्ञानम वेदनायांश निग्रह, मतलब वेदना का निग्रह वैद्य को कैसे करना चाहिए? व्याधि की परीक्षा अच्छे से करने के बाद, ठीक है? और रोग निदान के कारण ही जो एक वैद्य है वो एक अच्छी औषधि पेशेंट को बताने के लिए वो सक्षम होता है, वो सहायक होता है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि रोग निदान जो एक विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बिना किसी भी ट्रीटमेंट के फील्ड में आपको कदम रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अनटिल आपने जो मिड स्टेप है, मतलब जो आपको ये एक स्टोन वाला स्टेप है, ये आपको नहीं पता होगा, डायग्नोसिस नहीं पता होगा, आप अच्छे से किसी भी पेशेंट को ट्रीट जो है वो नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं।
इसका जो मॉडर्न पार्ट है, द कंसेप्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाई है अपने चैनल पे। अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस हैं कि आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप वीकली एक लाइव सेशन रखना चाहते हैं जिसमें कि आप अपने कोई भी जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम संडे को एक कुछ टाइम के लिए एक लाइव सेशन जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दूसरे साथियों के साथ, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू डॉक्टर्स।